हेलो एवरीवन, मैं ऐश्वर्या। मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ, एक नया वीडियो जिसके बारे में, बीमारी के बारे में बताने वाली हूँ, जिसके बारे में मोस्टली लोग कम जानते हैं या तो कुछ लोग जानते भी नहीं हैं कि ऐसे एक बीमारी एग्जिस्ट हुई है। मोस्टली बहुत सारी बीमारियों के बारे में हमें न्यूज़ वगैरह में सुनने को मिलता है, जैसे कि कोरोना हुआ, कोरोना के बारे में न्यूज़ में सुनने को मिलता है, या निपा वायरस है उसके बारे में हमें न्यूज़ में सुनने को मिलता है। ऐसे बहुत सारी वायरसेस से जो बीमारियां होती है उसके बारे में न्यूज़ में सुनने को मिलता है, पर हमें अपने बॉडी के अंदर जो बीमारियां चल रही हैं ना, ऑलमोस्ट चल रही है, उसके बारे में बहुत कम हमें जानने को मिलता है कि ऐसी जब वो अकर हो जाती है तो भी हमें समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। फिर हम एक ऑर्थोपेडिशन के पास जाते हैं। जब ऑर्थोपेडिशन बताता है कि ये सिम्टम ये कहलाता है, तब हम एकदम शॉक में रह जाते हैं कि ऐसी भी कोई बीमारी यहाँ पे एक्सिस्ट करती है। तो ऐसी एक बीमारी का नाम मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसका नाम है टेनिस एल्बो, जिसको मेडिकल टर्म में कहा जाता है लेटरल एल्बो या तो लेटरल एपिकॉन्डाइल। अब ये होता कहाँ पे है? ये है आपका लेटरल एपिकॉन्डाइल, आउटर पार्ट ऑफ द एल्बो। एल्बो के दो एंड्स होते हैं, एक इनसाइड एल्बो होता है, एक आउटसाइड एल्बो होता है। इनसाइड एल्बो को कहा जाता है मेडिकल टर्म में मीडियल एपिकॉन्डाइल, और आउटर साइड एल्बो को कहा जाता है लेटरल एपिकॉन्डाइल। अब इनका स्पोर्ट्स नेम भी मैं बता देती हूँ, उसको स्पोर्ट्स की भाषा में कहा जाता है टेनिस एल्बो लेटरल एपिकॉन्डाइल को, गोल्फर्स एल्बो मीडियल एपिकॉन्डाइल को, जो आपके इनर एल्बो में इंजरी पैदा करती है। पर दोनों मात्रा में, दोनों दोनों ये जो टर्म्स हैं मीडियल और लेटरल, दोनों में आपको टेंडन रिलेटेड इश्यूज ही होते हैं। आपके हाथ के जो टेंडन रिलेटेड होते हैं उसी के इश्यूज होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये बीमारी जो है, इसको पहले 1873 में ढूंढा गया था। 1873 में बाहर ढूंढा गया था, इंडिया में नहीं था, इंडिया के बाहर था। और ये स्पोर्ट्स पर्सन्स में ही मिली जो स्पोर्ट्स रिलेटेड है। और उसमें भी कहाँ मिली ये बीमारी जाके बताएं? जो रैकेट स्पोर्ट्स खेलते हैं, टेनिस, बैडमिंटन, ये तो रैकेट स्पोर्ट्स है, यहाँ जाके बीमारी मिलती है लोगों में, वो मेन हो या वुमेन हो। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए क्राइटेरिया तो वुमेन का ज़्यादा है। वुमेन ये बीमारी से सबसे ज़्यादा सबसे आगे लिस्ट में वुमेन ही है, मेन कम लिस्ट में है। अगर मेन 24 तो वुमेन 36 लिस्ट में, ऐसा है। अब ये बीमारी हुई कैसे? किसी भी एक चीज़ को रिपीटेटिव वे में करना और उसी पर्टिकुलर पोर्शन में जाके एक प्रेशर जम जाना, एक स्ट्रेस जम जाना, और उस प्रेशर के वजह से, उस स्ट्रेस के वजह से उस टेंडन का ब्रोक हो, धीरे 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 करके ब्रोक होना, और उसका धीरे 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 करके गलना शुरू हो जाना, और एक तरीके से आपका पर्टिकुलर उस एरिया में ब्लड को ब्लॉक कर देना। और जब ब्लड ब्लॉक होता है तो ये पेन शुरू होता है। टेनिस एल्बो को लेटरल एपिकॉन्डाइटिस भी कहते हैं, और अनदर भाषा में टेंडोनाइसिस भी कहते हैं। ये एक कंडीशन है जो आपके आउटर पार्ट के एल्बो में होता है। वो बहुत पेनफुल होता है और हार्ड हो जाता है, वो एरिया हार्ड हो जाता है। और वो पेन जो है आपका फोरआर्म मसल्स, पीछे की साइड के फोरआर्म मसल्स में असर होता है। वहाँ असर होने की वजह से कभी कभार ऐसा होता है कि आपका हाथ का जो ग्रिप है, जो पकड़ है, वो वीक होता है। वो वीक होता नहीं, हो जाता है। तो ये इसके ग्रेजुअली सिम्टम्स है। अब ये सिम्टम्स आप पहचानेंगे कैसे कि आपको टेनिस एल्बो हुआ है या मसल पुल हुआ है? टेनिस एल्बो हुआ है ये जानने का एक सिंपल तरीका है, जब डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको कहाँ पेन हो रहा है, तो आप बताते हो कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है, तो डॉक्टर पकड़ लेता है कि हाँ ये पेन टेनिस एल्बो है। पर डॉक्टर को अगर सेटिस्फैक्शन नहीं होता, डॉक्टर आपके फिजिकल एग्जामिन करते हैं, जैसे कि आपके हाथ में प्रेशर रखेंगे तो ऐसे अपलिफ्ट करो, जब आप अपलिफ्ट करने जाते हो, ऐसे करते जाते हो, आपको पेन यहाँ पे महसूस होता है इस पोर्शन में, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ ये टेनिस एल्बो है। तो इसलिए डॉक्टर जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते तो उनको एमआरआई या आपके एक्सरे रिपोर्ट की जरूरत नहीं होती। पर कभी कभार एक्सरे और एमआरआई हेल्प कर देते हैं कि ज़्यादातर डीपली दिखा देते हैं कि
यहाँ इस पोर्शन में अंदर की तरफ एक स्वेल्ड अप हुआ है। वो स्वेलिंग मोस्टली अंदर की तरफ ज़्यादा दिखती है, कभी कभार बाहर भी झलकता है, और वो एरिया जो है थोड़ा सा रेडिश हो जाता है, रेडिश इन कलर हो जाता है, रेडिश कलर हो जाता है। तो उससे भी समझ आता है। और ये मोस्टली जो है 2% लोगों को कुछ ज़्यादा इफेक्ट करती है, और 30 से लेके 50 की उम्र की औरतें या तो आदमी कॉमनली उन्हें अफेक्ट करता है। और इसको कॉमनली ये कंडीशन को जो इनिशियली डिस्क्राइब किया था ना, वो 1873 में डिस्क्राइब किया गया था और नाम दिया गया था लॉन टेनिस एल्बो। और ये कंडीशन जो है फर्स्ट केम इनटू यूज फॉर द कंडीशन इन 1882 में ये कंडीशन आई थी। लोगों ने ढूंढ 1873 में लिया था कि ऐसी एक बीमारी है, पर बीमारी होना शुरुआत इसकी 1882 में हुई थी। 1873 में इसको राइटर्स क्रैम्प के नाम से भी कहा गया था। लेटर इसको वॉशर्स वुमेन्स एल्बो भी कहा गया। उसके बाद लॉन टेनिस एल्बो कहा गया इन 1882 में। 1880 लॉन टेनिस एल्बो भी कहा गया 1873 में। फिर उसके बाद इसे कहा गया टेनिस एल्बो इन 1882 में। इसका क्लियरली नेम डिस्क्राइब। अब ये बीमारी होती क्या है ये तो आपको पता चल गया। अब मैं ये बता दूं कि ये जो रैकेट स्पोर्ट्स खेलते हैं ये सिर्फ उनमें ही नहीं, बाकी लोगों में भी होती है जो नॉन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं। जैसे कि कहा जाए आईटीशियन, जो आईटी रिलेटेड फील्ड में वर्क करते हैं, जो कारपेंट्री के फील्ड में वर्क करते हैं, जो घर बनाते हैं, या तो घर के जो फर्नीचर्स हैं वो बनाते हैं, उन पे भी ये देखा गया है। और जो लिखते हैं या लिख के कुछ जो कहा जाए जो आर्टिस्ट जो सॉन्ग राइटर्स हैं या जो कविताएं लिखते हैं, आई मीन पोइट्रीज जो लिखते हैं, उनमें भी बीमारी पाई गई है। और जो घर में कुकिंग वुमेन हैं, जो कुकिंग करती हैं मम्मियाँ, उनमें भी ये बीमारी पाई गई। अब कुकिंग वुमेन में क्यों पाई गई? अब कुकिंग वुमेन में इसलिए पाई गई क्योंकि खाने में सिर्फ मसाले डालने से खाना नहीं बनता, उसमें उसके इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। अगर आप आलू की सब्जी बनाते हो आलू उसमें होना चाहिए, या प्याज की सब्जी बनाते हो प्याज उसमें होना चाहिए, या आप मिक्स्ड वेज करी बना रहे हो तो उसमें उसके इंग्रेडिएंट टमाटर, आलू, प्याज, मिर्ची, ये सब होना चाहिए। तो आप जब चॉपिंग बोर्ड में चॉपिंग करते हो ना इन सब चीज़ों की, कभी कभार कोई कोई मम्मियाँ इतनी स्पीड में चली जाती हैं कि उनको पता नहीं चलता कि इनका जो हाथ जो नीचे रेस्टिंग पोजीशन में होना चाहिए वो सीधे उठ के जाना है। उसके वजह से भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेस पड़ना वो भी होता है। अब कभी कभार अगर इस पोजीशन को देखा जाए ना, आपका ये पर्टिकुलर जो पार्ट है बिल्कुल यहाँ नीचे की ओर ऐसे ढलने लगता है। अभी ये ऐसे बैठा है, एकदम नीचे की ओर ऐसे ढलने लगता है। तो ये हाथ जो है ना बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि कुछ ढीला सा हो गया। जिस भी हाथ में प्रॉब्लम आई हो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ढीला सा हो गया। तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? मैं पहले बता, जिसको जो टेनिस एल्बो हुआ है या ये टेनिस एल्बो से गुजरा है, टेनिस एल्बो कॉमन डिसीज है। ओके कॉमन डिसीज है। प्रिवेंटिव मेजर्स सर्जरी से भी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं माना। बट प्लीज़ अगर आपको टेनिस एल्बो हुआ है तो प्लीज़ आप बेस्ट ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट कीजिए, बेस्ट ऑर्थोपेडिशियंस के पास जाइए, वो ही आपको इसमें मदद कर पाते हैं। और इस चीज़ का मैं एक बात बता दूं, जब मुझे बीमारी अकर हुई थी, मैंने ये जो टेनिस एल्बो करके जो नाम है ना, वो ज़िंदगी में कभी सुना ही नहीं था। मैंने कभी सुना ही नहीं था। अब मुझे ये रैकेट स्पोर्ट्स खेलने से ही हुई है, बैडमिंटन खेलने से हुई है, 2009 में हुई है। 2009 में ये बीमारी मुझे अकर कर गई। मई का सीज़न था, मई जून का सीज़न था। जून ख़त्म, नेक्स्ट दिन जुलाई स्टार्ट। जुलाई में स्कूल खुलना था, स्कूल खुलने का टाइम था। मैं अपने फ्रेंड के साथ जून 30 को खेल रही थी, बैडमिंटन खेल रही थी।
उस दिन मुझे कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट दिन मैं स्कूल गई, मैंने ब्लैक बोर्ड से नोट्स उतारे। नोट्स उतारते वक्त मुझे इस पर्टिकुलर पोर्शन में पेन हो रहा है। मुझे लगा कि शायद कुछ जॉइंट प्रॉब्लम हो या शायद बोन रिलेटेड प्रॉब्लम हो या तो कोई मसल पुल हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ होगा एज सच। तो मैंने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं ब्लैक बोर्ड से लिखती गई, अपने नोट्स बनाती गई। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा प्यास लगी तो मैंने अपनी बॉटल का ढक्कन खोलने की कोशिश की। तो ढक्कन खोलते वक्त भी मुझे सेम पेन महसूस हुआ। ये मसल पुल होता है तो ये पेन वगैरह होते हैं, या जॉइंट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम होता है तो पेन वगैरह होते हैं, पर ये पेन कुछ ज़्यादा ही बढ़ा। मैं घर गई, मैंने अपने पापा को बोला, पापा ये पर्टिकुलर पोर्शन में ना एक पेन हो रहा है। तो पापा ने भी बोला शायद मसल पुल होगा, अपन शाम को ऑर्थोपेडिक के पास चलेंगे, जाएंगे। हम गए ऑर्थोपेडिक के पास, जो मुझे पहले भी देखता था। मैं उसी ऑर्थोपेडिक के पास गई, मुझे ऑर्थोपेडिक रिलेटेड कोई इश्यूज होते हैं उनके पास जाती हूँ, जो भी मेरा ऑर्थोपेडिक्शन है। मैं उनके पास गई, उनने मुझे बोला, उनने मुझे बताया, उनने मुझसे पूछा कि आपको पेन एक्चुअल में कहाँ है, तो मैंने बताया कि यहाँ है। उनने मुझे, हर फिजिशियन है, उन्होंने मुझे हर तरीके से चेक किया। उनके पास एक नुकीली एक चीज़ होती है जो जैसे पकड़ के उन्होंने से टच करके देखते हैं, तो आप यहाँ पेन होता है, आप बताते हो कि हाँ यहाँ पेन है करके। तो उन्होंने मुझे ऐसे चेक किया, उन्होंने मेरा एक्सरे लिया, उन्होंने बताया कि आपके जो एल्बो, आउटर एल्बो में है वो स्वेलिंग है, अंदर अंदर की ओर स्वेलिंग है, और ये कंडीशन को टेनिस एल्बो कहते हैं। मैंने है ये कौन सी बीमारी नहीं निकल कर आई है, मुझे तो ये बीमारी के बारे में कुछ पता ही नहीं। आई वाज शॉक्ड कि ऐसे कोई बीमारी भी है। टेनिस एल्बो कहते हैं उसको स्पोर्ट्स टर्म में टेनिस एल्बो कहते हैं। मेडिकल टर्म तो मुझे बाद में पता चला, पहले ये पता चला। मैं घर गई, नेक्स्ट दिन अपनी दीदी वगैरह से मिली, तो उनने मुझे आउटर एल्बो ब्रेस बताया था डॉक्टर ने, और उनने मुझे कुछ प्रिस्क्राइब मेडिसिन बताए थे, वो लिए मैंने आउटर एल्बो का ब्रेस बांधा, और ब्रेस बांध के मैं गई। नेक्स्ट दिन स्कूल गई तो सर ने मुझसे पूछा कि ऐश्वर्या ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है। मैंने बोला सर टेनिस एल्बो है। मुझे लगा कि ये शायद सिर्फ मुझे ही ना पता हो, बाकी सबको पता हो। ऐसा होता है कभी कभी, हमें चीज़ें नहीं पता होती, वो बाकी लोगों को पता होती है, ऐसे कॉमन चीज़ें। तो उनको भी नहीं पता है, वो भी जैसे है ये कौन सी बीमारी नया लेकर आई है, ये क्या होता है क्यों। तो अब तो अपन को भी इसके बारे में कुछ क्लियरली डेफिनेशन नहीं पता है कि एक्चुअल में ये होता क्या है, हुआ कैसे है, क्यों हुआ। मैंने बोला सर मुझे तो डॉक्टर ने यही बताया कि मुझे ये बीमारी हुई, अब मुझे होता क्या है तो मुझे भी नहीं पता है। वाह। तो मैं उस दिन घर की ओर जा रही थी तो मेरी दी मिली, जिनके साथ मैं खेल रही थी। तो तेरे हाथ में क्या हुआ, तो मैंने बोला कि टेनिस एल्बो है, जो सचिन तेंदुलकर की बीमारी हुई। सचिन तेंदुलकर को भी ये बीमारी है, 2005 में सचिन तेंदुलकर को भी ये बीमारी हुई है। इंडिया में सचिन तेंदुलकर है जो पहली बार ये बीमारी लेकर आता है। 2005 में ये बीमारी आ चुकी है, इंडिया में एक्सिस्ट है। वाओ ग्रेट। तब मुझे पता चला कि बीमारी की पहली शिकार मैं नहीं हूँ, सचिन तेंदुलकर पहली शिकार है, मैं दूसरी शिकारी हूँ। ऐसा एक कंडीशन हुआ कर। तो फिर 2009 में मैंने एल्बो ब्रेस लगा के अपना लिखना पढ़ना खेलना जो भी था मैंने अपना किया, सही हो गया। 2010 में बोर्ड का एग्ज़ाम, फिर से मेरी हालत ख़राब हो गई, जस्ट स्टेरॉइड इंजेक्शन लेना पड़ा। फिर 10 से लेकर 13 में नहीं 12 तक ये बीमारी मुझे अकर नहीं। 13 को मेरा कॉलेज का फर्स्ट सेशन, मैंने फिर उसका मार्शल आर्ट्स क्लासेस भी ज्वाइन किए थे 13 में। तो जब मैंने मार्शल आर्ट्स क्लासेस ज्वाइन किए, जब आप ओपोनेंट जब आपको मारना है तो आप ब्लॉक करते हो, तब मुझे पेन महसूस हुआ। मेरे उधर बाजू में ही एक डॉक्टर था, मैंने उनको दिखाया, तो उनने मुझे बोला कि, मैंने उनसे पूछा कि ये बीमारी का कोई परमानेंटली कोई सोल्यूशन है क्या, जिससे मैं इसे परमानेंटली इसे हटा दूँ। तो डॉक्टर ने मुझे बताया परमानेंटली हटाने का एक ही सोल्यूशन है, वो सर्जरी है। सिंस 2010 तक सर्जरी सक्सेसफुल नहीं थी।
सर्जरी को उतना महत्व दिया नहीं जाता था, क्योंकि जो तीनों सर्जरी हैं, परक्यूटेनियस सर्जरी, ओपन सर्जरी, आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी, ओपन सर्जरी को ट्रेडिशनल सर्जरी माना जाता है, बाकी ये दो सर्जरी जो है इन दोनों को माना जाता है मॉडर्न टेक्निक्स, जो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के थ्रू होती है। अब ये तीनों ना एक से बढ़कर एक है, ना तीनों ना एक से बढ़कर कम है, बराबर है। तो लोगों ने क्या किया, प्रिवेंटिव मेजर्स, डॉक्टर ने पहले में ही प्रिवेंटिव मेजर्स देना शुरू कर दिया। अगर आप इस बीमारी के पहले पेशेंट हैं तो सबसे पहला स्टेप आता है इसमें RICE, राइस। अब RICE का फॉर्म बताती हूँ, रेस्टिंग, आइसिंग, कंप्रेशन, एलिवेशन। अगर इससे सही नहीं होता है, आपके पास अनदर ऑप्शन है स्टेरॉइड इंजेक्शन, यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन के बाद आता है आपका फिजियोथेरेपी सेशन। अब ये टाइम लेते हैं, किसी को जल्दी असर, अगर स्टेरॉइड इंजेक्शन से रुक रहा है तो बहुत अच्छा, किसी को RICE से रुक रहा है तो बहुत अच्छा, अगर उससे भी नहीं रुक रहा तो स्टेरॉइड से नहीं रुक रहा तो फिजियोथेरेपी। और अगर फिजियोथेरेपी से पे नहीं रुक रहा है 5 to 6 मंथ्स के अंदर आप कहलाए जाते हैं सर्जरी के कैंडिडेट। तो जब आप सर्जरी के कैंडिडेट कहलाए जाते हैं तो सर्जिकल ऑप्शन अवेलेबल। अब सर्जिकल ऑप्शंस भी ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे आर्थ्रोस्कोपी कर दो, डॉक्टर आर्थ्रोस्कोपी कर देगा, या परक्यूटेनियस सर्जरी कर दो, परक्यूटेनियस सर्जरी कर देगा, या ओपन सर्जरी कर दो, ओपन सर्जरी कर देगा। नहीं बस, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके हाथ के टेंडन और ECRB मसल्स, ECRB यानी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रीविस, ECRB, इसके कंडीशंस पे ही और आपका हेल्थ कितना अच्छा है उसके बेसिस पे ही आपका सर्जरी होता है। मतलब मान लो अगर किसी को टेनिस एल्बो है, या उस टेनिस एल्बो से पहले अगर वो आर्थराइटिस पेशेंट्स हैं तो आर्थ्रोस्कोपी तो भूल ही जाओ, सर्जरी से रिलेटेड चीज़ें भूल ही जाओ। अगर आप आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं तो सर्जरी रिलेटेड चीज़ें भूल ही जाओ, ऐसा भी है। तो ऐसे कंडीशन है। जब मुझे ये बीमारी हुई 2009 में, तो मुझे प्रिवेंटिव मेजर्स पूरे फॉलो करने पड़े। मैंने प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो किया, मेरा हाथ सही हो गया। 2010 में मैंने बोर्ड का पेपर था, मुझे लिख के पढ़ने की आदत है, मुझे लिखे बिना कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं रहती हैं, मुझे लिख के पढ़ने की आदत है। मैंने लिख के पढ़ा, लिख के पढ़ने से क्या हुआ, मेरा ही शायद ध्यान नहीं था। जब अपन लिखते हैं ना तो अपन लिखने में इतना खो जाते हैं कि अपन जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। अब लिखते 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 कब ये वाला पोर्शन आपके रेस्टिंग पोजीशन से यूं हट जाता है, फिर आप सपोर्ट नहीं रहता वहाँ पे, सिर्फ इतने तक का सपोर्ट रहता है, इतना बाहर रहता है। तो अपन लिख रहे हैं या स्ट्रेस पड़ रहा है, तो उससे भी एक कंडीशन अकर होती है। तो ऐसे कंडीशन ना अकर हो, तो मुझे तब नहीं पता था कि इस एरिया को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बीमारी आपके लाइफ में आई है तो आपको ये बीमारी को इतना ध्यान देना है, इतना ध्यान रखना है कि ये बीमारी वापस कभी आपको अकर ना करे। तो उसके लिए है एक्सरसाइजेस। डॉक्टर जो आपको प्रेस्क्राइब करता है आप एक्सरसाइज कीजिए। फिजियोथेरेपिस्ट जो एक्सरसाइज आपको वहाँ करवाते हैं आप वो भी घर पे आके कीजिए। कभी कभार ऐसा होता है कि फिजियोथेरेपी संडे छुट्टी रहती है, तो सैटरडे तक का जितना भी एक्सरसाइज करवाया वो आप कीजिए, घर पे कीजिए। अगर मान लो कि आप फिजियोथेरेपी के लिए सुबह जा रहे हो तो सुबह वो एक्सरसाइज मत करो, शाम को एक्सरसाइज करो। और अगर संडे तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट वालों की छुट्टी रहती है, उनके डिपार्टमेंट्स की छुट्टी रहती है, तो आप संडे दोनों टाइम में वो एक्सरसाइज कर सकते हो। और फिजियोथेरेपी करके आने के बाद घर पे आके आइसिंग करो, आइसिंग मस्ट है।
क्योंकि जब ये इंजरी जब टेंडन पे पड़ती है ना, ये इंजरीज मोस्टली टेंडन रिलेटेड ही है। गोल्फर्स एल्बो हो या टेनिस एल्बो, दोनों टेंडन रिलेटेड इश्यूज ही हैं। जब टेंडन पे ये बीमारी असर करती है ना, टेंडन को हील होने में टाइम लगता है, बहुत धीरे 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 होता है, बहुत धीरे धीरे टाइम लगा के वो होता है, जल्दी रिकवरी नहीं होती उसकी। टेंडन को रेस्ट चाहिए ही चाहिए। अगर डॉक्टर ने बोला आपको 7 दिन रेस्ट करना है, मतलब करना है। और एक और बात बता दूं, अगर आप लैपटॉप यूजर्स हो या मोबाइल यूजर्स हो, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप भी आप अगर नीचे रख के यूज़ कर रहे हो, ओके नीचे रख के यूज़ कर रहे हो या अपने लैपी में रख के यूज़ कर रहे हो, अपने ए वाले हाथ को सपोर्ट दो, जिसमें भी हाथ में प्रॉब्लम है उस हाथ को सपोर्ट रख के वो लैपटॉप यूज़ करो। अगर डेस्कटॉप यूज़ करो तो या तो ऐसा एक पिल्लो ऐसे अपने पास रखो, ऐसे रख के यूज़ करो, तो उस हाथ को रेस्टिंग पोजीशन में मिल जाएगा, हीलिंग प्रोसेस में भी जल्दी फास्ट रिकवरी हो। जब मुझे बीमारी हुई थी 2009 में, तो हुआ ये था, मुझे इस बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं था, क्लियर कट कुछ नहीं पता था। तो डॉक्टर ने जो बोला मैंने वो सब किया। 2010 मुझे वापस फिर से आया, मैंने स्टेरॉइड इंजेक्शन लिया। 2012 तक वो चला। 2013 फिर मुझे मार्शल आर्ट्स क्लासेस ज्वाइन की, तो फिर मुझे वो आया, मैंने फिजियोथेरेपी शुरू। मुझे लगा कि फिजियोथेरेपी एक परमानेंट सोल्यूशन है इस टेनिस एल्बो का, कि वो पूरी तरीके से जड़ से मिटा देगा, पर नहीं भाई, फिजियोथेरेपी इस बीमारी का कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये सच्चाई है, इस बीमारी का कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। पर हर सोल्यूशन से वो चीज़ जल्दी ठीक हो जाती है, पर वापस आएगा, ये है, वापस आएगा, ये है। पर अगर आपको इसको परमानेंटली हटाना है तो आयुर्वेदिक इज अ बेस्ट, होम्योपैथी इज अ बेस्ट। पर यह है कि उसकी रिकवरी पीरियड जो है, वो रिकवरी नहीं, मतलब उसका जो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस है। अगर आप इतना टाइम दे सकते हो उस प्रोसेस को, तो बस वो जड़ के अंदर तक जाके वो असर करता है, जड़ से निकाल देता है। और अगर आपको फास्ट रिकवरी चाहिए, मतलब आप चाहते हैं कि अगर ये बीमारी, अगर आप एलोपैथी में जा रहे हो, तो एलोपैथी में इसका ये रोल है कि सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लो। ये स्टेज वाइज होता है। अब मैं आपको बता दूं, पहला स्टेज ये होता है, जब आप पहले स्टेज में आते हो, आपको वहाँ पेन हुआ, डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब मेडिसिन दिया, उसके बाद सही हो गया तो इट्स ओके। अगर उसके बाद सही नहीं होता, दूसरे बार आता है, तो फिर से प्रिवेंटिव मेजर्स में आपका स्टेरॉइड इंजेक्शन जुड़ गया। स्टेरॉइड इंजेक्शन जुड़ने के बाद स्टेरॉइड इंजेक्शन से भी सही नहीं होता है, तीसरी बार अकर करता है, तो फिर से सेम प्रोसीजर है। अगर पहली बार आया, पहली बार में सही नहीं हुआ, तो फिर आप 6 मंथ्स के बाद आपका सर्जरी ऑप्शंस में आ जाता है, आप कैंडिडेट हो जाते हो, ठीक है। अगर पहली बार में सही होने के बाद दूसरी बार अकर कर रहा है, दूसरी बार अकर करता है, तो भी RIC से शुरू होगा। RIC के बाद स्टेरॉइड इंजेक्शन, स्टेरॉइड इंजेक्शन के बाद फिजियोथेरेपी सेशन। फिजियोथेरेपी सेशन में तो आप जानते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, मसाज होता है, अल्ट्रासाउंडिंग होती है, फिर 10X करके जो वो है, 10X एक शॉक वेव थेरेपी होती है, शॉक वेव थेरेपी है जो आपके टेंडन में लगा लगा के उसको हीलिंग प्रोसेस में लाने की कोशिश करते हैं, वो होती है। फिर आप चाहिए तो थेरालूप या तो थेराबैंड का यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेच करने के लिए, वो भी वहाँ पे लोग करवाते हैं। आप वेट कफ हाथ में बांध के वेट उठा सकते हैं, पर देखना आप कितना वेट उठा सकते हो, उतना वेट, उससे ज़्यादा नहीं। मैं तो प्रेस्क्राइब करूँगी 2 kg या 1 kg से ज़्यादा मत जाना, अगर उससे भी सही नहीं होता है। मतलब उससे भी सही नहीं होता है तो आप सर्जरी ही है उसका आखिरी ऑप्शन डॉक्टर्स के पास भी। अगर प्रिवेंटिव मेजर सही नहीं होता, सर्जरी आखिरी ऑप्शन। पर आयुर्वेदिक में ऐसा नहीं है, वो आपको हर तरीके का ट्रीटमेंट देंगे, आपको वो सब करना पड़ेगा, बस प्रोसेस स्लो है, झेलना बहुत पड़ेगा, पेन भी हो जो भी हो। अगर आप में झेलने की क्षमता ज़्यादा है,
आयुर्वेदिक होम्योपैथी इज़ द बेस्ट। अगर झेलने की क्षमता कम है, एलोपैथी इज़ द बेस्ट। मुझ में झेलने की क्षमता बहुत कम, मैं झेल सकती हूँ, एक लिमिट तक सह सकती हूँ, उसके आगे नहीं जा सकती। मुझे मेरी लिमिट पता है, हर किसी को अपनी लिमिट पता होती है कि आप कितने लिमिट तक क्या चीज़ें झेल सकते हो, क्या चीज़ें सह सकते हो। उसके आगे आप इमेजिन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। मेरे साथ टेनिस एल्बो 4th टाइम अकर हुआ था इन 2K20 मई 2013 के बाद मुझे बीमारी कभी आई नहीं। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17, ये 4 years मुझे कुछ नहीं हुआ। 14, 15, 16, 17, एक मिनट सॉरी, नॉट 4 years, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 years मुझे कुछ नहीं हुआ। जो हुआ 7 years के बाद मुझे लगा कि 2013 में फिजियोथेरेपी से ख़त्म हो जाएगा, पर नहीं, फिजियोथेरेपी से नहीं ख़त्म होता है। आप अगर इसके पेशेंट हो तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज अपने हाथ को देना होगा, तभी ये वापस आकर नहीं करेगा। तो मेरे साथ क्या हुआ, फिजियोथेरेपी करने के मुझे लगा कि ओके अब कुछ नहीं होगा। मैं भूल भी गई थी कि मैं ऐसी कोई बीमारी से पीड़ित हूँ या ऐसी कोई बीमारी मुझे अकर कर गई है, मैं इस बीमारी की पेशेंट हूँ, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो 2K20 में कोरोना आया, नेशन वाइड लॉकडाउन आया, घर पे ही बैठे हैं। मैंने सोचा कि मैंने जो पढ़ा है मैं उसी से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑनलाइन प्रोवाइड करता है मैं उसे कर लूँ। मैं उसे कर रही थी। पापा ने बोला कि आप बेटा बाहर भी नहीं निकलते हो, धूप भी नहीं लेते हो, घर में ही बैठे रहते हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो उसी समय मैं बाहर बैठी थी, मेरे बाहर मेरे कलीग्स जो है बैडमिंटन खेल रहे थे। पापा ने बोला तुम बैडमिंटन निकलो, बैडमिंटन 5 मिनट भी नहीं खेला होगा, मेरा यहाँ जो है सूजना शुरू, पेन शुरू हो चुका था। तो कोविड सिचुएशन था, नेशन वाइड लॉकडाउन था, ऑर्थोपेडिक सेंटर्स भी जो है या फिजियोथेरेपी सेंटर्स भी जो है वो लेस, कहा जाए तो बहुत ही लेस खुलते थे या तो खुलते ही नहीं थे। अब मैंने सोचा, अब ये पापा ने मुझे बहुत चिल्लाया कि तुम्हें पता तो था, तुम्हें आउटर एल्बो ब्रेस पहन के मेरे साथ खेलना चाहिए था, ये वो करके। मैंने पापा को यही बात बोली, अच्छा हुआ कि हमें पता चल गया कि ये बीमारी का एंडिंग कहीं नहीं है। हमें पता चला कि बीमारी का एंडिंग जो है वो कहीं नहीं है। तो अब क्या किया जाए, एक अगर मोस्टली देखा जाए तो मुझे दोनों डॉक्टर्स ने कहा था कि सर्जरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन है। अब देखा जाए तो सर्जरी जो है 2010 तक बेस्ट ऑप्शन में तो था ही नहीं, उसके बाद ही बेस्ट ऑप्शन में आया है। देखा जाए तो 2011 या 15 में सर्जरी जो है बेस्ट वे में सक्सेसफुली जो रेट है इसको शो किया है, मतलब वो सर्जरी करने के बाद मोस्टली लोगों को नहीं आया है, कुछ भी करो नहीं आया है, ऐसा देखा मैं। और ये टेनिस एल्बो का ये भी कंडीशन है कि जब आपका ग्रिप जब लॉस होता है ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि पैरालाइज सिचुएशन में भी लोग गए हैं, ऐसा मैंने सुना है। इट्स अगर ये करेक्ट न्यूज़ है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर ऐसा सुनने में आया था। तो 2K20 में मेरे साथ क्या हुआ, 2K20 में हुआ ये कि मैं बैडमिंटन खेल के घर वापस आई, मेरा पेन शुरू हो गया। मैंने फिर सोचा, देखो अब ये तो पता चल गया है कि भैया फिजियोथेरेपी हो या प्रिवेंटिव मेजर्स हो वो एक हद तक यूज़ में आते हैं। आप उसको रेगुलर करोगे तो वो अच्छे यूज़ में है, रेगुलर नहीं। एक्सरसाइज मतलब मोस्ट मेन इसका ये है कि एक्सरसाइज ही एक ऐसा चीज़ है जो आपके बोन्स को, आपके मसल्स को, आपके टेंडन को जोड़ कर रखता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बना कर रखता है। अगर आप उसको उस तरीके का नीडल एक्सरसाइजेस नहीं दोगे वो फिर से चला जाएगा। तो अब मैं बता दूँ टेंडन होता क्या है। टेंडन एक ऐसा चीज़ है जो आपके एल्बो के जॉइंट्स, आपके बोन्स, आपके मसल्स में पकड़ बना कर रखता है। एक शक्तिशाली दीवार कहा, दीवार बना कर रखता है, पकड़ बना कर रखता है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो। अगर उसी में लगे, बार बार लगे तो एक तरीके का चोट या तो एक खरोच वहाँ आ जाती है। अब वो खरोच अगर बार बार पड़ने लगे तो, जब वो खरोच अगर बार बार पड़ने लगे तब क्या होता है, कब धीरे धीरे अगर वो पकड़ छूटने लगती है वो नीचे गिर जाता है। ये है टेनिस एल्बो का एक तरीके का कंडीशन। तो 2K20 में मेरे साथ ये हुआ
कि मैंने बेस्ट डॉक्टर ढूंढने की कोशिश की, मैंने बेस्ट डॉक्टर ढूंढा अभी। डॉक्टर पहले तो मुझे नहीं पता था कि किस वे में ढूंढना है। डॉक्टर एस के गुप्ता का नाम सुना, मैं वहाँ गई, मैंने उनको अपने सारे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताया, उन्हें ट्रीटमेंट शुरू से किया। तो मैंने सोचा कि ये ट्रीटमेंट शुरुआत से क्यों कर रहे हैं, मुझे प्रिवेंटिव मेजर्स ही क्यों दे रहे हैं, मुझे एक्सरसाइज दे रहे हैं। अगर इसका सर्जिकल अगर ऑप्शन है तो आप सर्जरी क्यों नहीं कर रहे। फिर मैं घर पे आई, मैंने Library.com में भी बहुत सारे डॉक्टर्स का एप्लीकेशन होता है ये, या आप डेस्कटॉप में भी खोल सकते हो, डेस्कटॉप में भी अवेलेबल है। मैंने वहाँ पे खोला तो डॉक्टर्स भी इसके बारे में बता रहे थे कि ये कंडीशन ऐसा है, वो है, ये है, रिपीटेटिव मोशन से होते हैं, स्ट्रेस लेने की वजह से भी होता है, टेंशन लेने की वजह से भी होता है, अगर आप ऑब्सिटी के पेशेंट्स हो तो उससे भी होता है, ज़्यादा घबराने से भी होता है। अगर मैंने सोचा कि ये तो शायद पहले जो फर्स्ट जिनको हुआ है या पहला स्टेज हो उनके लिए होगा, ये फोर्थ स्टेज वालों के लिए क्या है। तो यूएई में डॉक्टर विनोद कुमार थे, उनने इसके बारे में एक लाइव वीडियो बनाया था। तो उनने बताया कि अगर आप टेनिस एल्बो के पेशेंट हैं तो पहली शुरुआत प्रिवेंटिव मेजर्स से होती है। अगर दूसरे बार भी अगर ये अकर करता तो भी प्रिवेंटिव मेजर्स ही पहला स्टेप आता है। कोई भी डॉक्टर आपको पहले ही आपके कंडीशंस को जज किए बिना, क्योंकि आप जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो नया ही होता है, उसको आप पहली बार, आपको वो पहली बार देख रहा है। अगर जो दूसरा जो पहली बार देख चुका है आपके आपके रिपोर्ट्स के बारे में उनको पता है, तो आपको बोलेगा कि आपको सर्जरी ऑप्ट करना चाहिए। पर आपको नहीं देखा है, आपको पहली बार देख रहा है, तो वो शुरुआत से आपको एनालाइज करने की कोशिश करेगा ही करेगा कि ये बीमारी किस हद तक बिगड़ी है, कहाँ तक बिगड़ी है। तो उनने भी यही बताया कि प्रिवेंटिव मेजर्स अगर उससे सही नहीं होता तो ऑपरेशन से सही नहीं होता, लोगों को सेकंड ऑपरेशन का भी चांसेस मिला है, सेकंड दूसरी बार भी ऑपरेट किया गया है। अब क्या करें, अब ऐसा एक सिचुएशन आया तो क्या करें। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आप इसके फोर्थ स्टेज यानी एंडिंग स्टेज पे खड़े हैं, बेस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ढूंढो। सबसे पहला ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ढूंढना ही होता है जो स्पोर्ट्स सर्जन हो, जिसका स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स मेडिसिन में हो। ऑर्थोपेडिक लोग जो हैं उनको चीज़ें पता होती है बीमारी क्या होता है, पर जो इन चीज़ों को स्पेशलाइज्ड कर चुका है आप उनके पास जाएं, इट्स बेटर। तो क्या करना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप बेस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ढूंढो। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी वही ढूंढो जो स्पोर्ट्स मेडिसिन का हो, और स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर भी वही जिसमें लिखा हुआ है कि ये टेनिस एल्बो के बारे में जानता है, टेनिस एल्बो की सर्जरी की है, टेनिस एल्बो के पूरे ट्रीटमेंट इसको पता है, उन्हें ढूंढो। अब मैंने क्या क्या किया था मैं आपको बता दूँ। 2K20 मेरा पूरा फोकस मेरे हाथ में था। पापा ने कहा इससे सही नहीं हो रहा है, तो हम सर्जरी डर वाला चीज़ है मोस्टली हाथ को लेके, क्योंकि हाथ के अंदर कुछ नाजुक से चीज़ें होती हैं जिसके टूटने के चांसेस, सर्जरी से टूटने के चांसेस होते हैं। कभी कभार ओपन सर्जरी में देखा जाए तो आपके ब्लड वेसल्स कभी कभार कट हो जाते हैं, जब वो कट हो जाता है तो थोड़ा और प्रॉब्लम बढ़ जाता है। आपके वूंड के ड्रेनेज यानी उसमें से गंदगी निकलने की चांसेस ज़्यादा होती है, इन्फेक्शंस होने की चांसेस होती है, आपको फीवर आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो रिस्क थोड़ा है, पर 1% रिस्क है। और एक विदाउट रिस्क वाला भी एक है जिसे परक्यूटेनियस सर्जरी कहा जाता है। ये बहुत पुराना, ये भी मॉडर्न टेक्निक के अंदर ही है, पर ये पहले भी था। तो ये जो है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के थ्रू होता है। ये आपके बाकी बोन्स या मसल्स को नहीं छेड़ता है, जो टेंडन आपका गड़बड़ है वो टेंडन को वहाँ जाके इंसर्ट करके निकाल देता है। और आप उस सर्जरी के बाद आप चाहे तो उसी दिन ही आप अपना जॉब, आप अपने वर्किंग आवर्स के लिए कहीं सफ़र करना नहीं पड़ता, आप उसी दिन अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है आप उसी दिन अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। ये भोपाल में अवेलेबल नहीं है, ये भोपाल के बाहर ही अवेलेबल है।
पहले बता दूँ, इंडिया में या एमपी में किसी हॉस्पिटल में तो मुझे नहीं लगता कि ये अवेलेबल है। बाहर दिल्ली, केरला, कलकत्ता, बॉम्बे, ये साइट्स में ये ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं या ये सर्जरी अवेलेबल है। अब मैं आपको बता दूं, आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी और ओपन सर्जरी या परक्यूटेनियस सर्जरी, ये सर्जरी तभी हो सकती है, आपका हाथ का कंडीशन बताता है कि आप कौन से सर्जरी के लायक हो, आर्थ्रोस्कोपी के लायक हो, परक्यूटेनियस के लायक हो या ओपन सर्जरी के लायक हो। यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल हैं यहाँ पे आर्थ्रोस्कोपी और ओपन सर्जरी ही अवेलेबल है। और टेनिस एल्बो का यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह, एक ही हॉस्पिटल है जो यहाँ पे ऑपरेट होता है, वो है, अगर आप भोपाल के रहने वाले हैं तो बंसल हॉस्पिटल है। बंसल हॉस्पिटल में डॉक्टर केवल गंगराड़े जी से मिलिए, वो हैं बेस्ट डॉक्टर फॉर टेनिस एल्बो और मैं उनकी पेशेंट हूँ। मेरा सर्जरी उन्हीं की टीम ने की थी और उसका रिजल्ट भी बेस्ट निकला है। मुझे अभी तक वो टेनिस एल्बो का जो पेन है अभी तक अकर नहीं किया। अब मैं बता दूं, अगर किसी को ये टेनिस एल्बो बीमारी नहीं भी हुई हो तो वो क्या करें। ये बीमारी अगर आप अपने लाइफ में नहीं चाहते हो तो क्या करें। गाइस, अगर आप लिख के पढ़ने वालों में से हो, अपने हाथ का ध्यान रखो। कभी कभार लिखते 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 हमारे हाथ का ये जो पोर्शन है ना बाहर की ओर चला जाता है, तो प्लीज़ उसको कृपया करके अंदर के रेस्टिंग पोजीशन में रख के लिखें। और अगर मम्मियाँ हैं, अगर आप चॉपर बोर्ड में रख के काट रही हैं, आप आराम से एक जगह, आप किचन में खड़े खड़े रह के मत काटिए। अगर आपके किचन में आपके पास डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल में आराम से बैठो, अपने हाथ को वैसे रेस्टिंग पोजीशन में रखो, आराम से रख के आराम से चॉपिंग करो। ये बीमारी अकर नहीं करेगी या आएगी ही नहीं। और तीसरी बात, अगर आप लोग अभी भी एक्सरसाइज करना शुरू नहीं किया है, कोई अगर है, अभी तो वैसे जिम का जब ज़माना आ गया है, जिम है, जिम वगैरह है, तो जिम ज्वाइन करो, या तो घर में जो एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो वो करो। आजकल यूट्यूब में सारे एक्सरसाइजेस के वीडियो से लेके जिम के वीडियो से लेके सब चीज़ें जो हैं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उससे देखो, उससे करो। इवन आपके मार्शल आर्ट्स जो हैं, ये कुंफू हुआ, कराटे हुआ, शाओलिन कुंफू हुआ, विंचिन हुआ, इनके सारे बेसिक स्टेप्स भी अवेलेबल हैं। वो भी एक अच्छा तरीका है अपने बॉडी के फैट घटाने का, बॉडी में मसल्स बनाने का, फिट रहने का बेस्ट तरीका है। मिक्स मार्शल आर्ट्स हो, या आजकल मिक्स मार्शल आर्ट्स भी आपके जिम वाले प्रोवाइड करने लगे हैं, जूम्बा तक प्रोवाइड करने लगे हैं, सब प्रोवाइड करने लगे हैं। अगर आप जिम गोइंग हो तो ये सब यूज़ करो। और पहले ही ये बता दूं कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है, उसका स्लोली जो उसका असर होने लगा था, उसे देखते हुए डॉक्टर्स ने पीआरपी इंजेक्शंस जो होते हैं, जो आपकी बॉडी के प्लाज्मा और प्लेटलेट से बनता है, उसका शुरू किया। और सबसे पहले ये मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड इश्यूज और टेंडन रिलेटेड इश्यूज के लिए ही ढूंढा गया था। धीरे धीरे करके अभी हेयर थेरेपी के लिए भी यूज़ किया जाता है, वो हेयर ग्रोइंग के लिए। फिर उसके बाद आपको कोरोना के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो अगर कोई समझता है कि भैया टेनिस एल्बो है, नॉर्मल है, या ऐसे ही चला जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं जाएगा। नॉर्मल कंडीशन नहीं है, पेनफुल कंडीशन है, और इतना पेनफुल है कि आपके हाथ के ग्रिप तक को लॉस कर देता है। अभी 2020 में जब मुझे जब ये बीमारी चौथी बार आई,
मैं कुछ भी चीज़ इस हाथ से पकड़ नहीं पा रही थी, ग्रिप लॉस हो रहा था धीरे धीरे करके। जब मैं ऐसे 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 सोती थी तो धीरे धीरे करके ये हाथ नीचे की ओर आ जाता था, वीक हो जाता था ये हाथ, ये वाला जो हाथ है वीक हो जाता था। ऐसे सिचुएशन में ये इसने मुझे लाके खड़ा कर दिया था। अगर आपको टेंशन लेने की बीमारी है या घबराने की बीमारी है, इस बीमारी को प्लीज़ अपने आजू बाजू भी ना भटकने दें, क्योंकि आपका टेंडन जब गलता है ना या चोट लग के गलता है ना, वो जो पेनफुल सिचुएशन क्रिएट करता है, वो पेनफुल सिचुएशन ऐसा वाला पेनफुल सिचुएशन नहीं है कि आप कहीं जब गिरते हो वो वाला, वो जो पेन होता है वैसा वाला नहीं है। ये इन्फ्लेमेशन है, जलता है अंदर से, इस तरीके से जलता है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना हार्मफुल पेन है। एक तो वो थोड़ा वो गरम 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 जैसा हो जाता है और ऊपर से जलना अलग। मैं इस पेनफुल सिचुएशन से गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि भैया ये जो बीमारी जो मुझे हुई है वो किसी को भी ना हो, ये सिचुएशन किसी को भी ना आए। तो प्लीज़ अपने बॉडी और अपने शरीर का ध्यान रखें। और पहले ही बता दूँ, नाजुक होने से इसका कोई नाता नहीं है। आप जब तक अपने बॉडी को जो एक्सरसाइज चाहिए नहीं दोगे, कुछ ना कुछ बीमारियां आपको अकर होती रहेंगी। इस बीमारी का नाजुक होने से कोई रिलेशन नहीं है। मेरी बहन मेरी बहन को जब पता चलता है कि मेरे हाथ में ऐसा कोई बीमारी है, ऐसा कुछ हो गया, तो कितनी नाजुक है, ये है वो है। मैं पहले बता दूं, नाजुक से इस बीमारी का कोई लेना देना नहीं है। ना नाजुक होने से ना स्ट्रांग होने से इस बीमारी का कोई लेना देना नहीं है। ये रिपीटेटिव मोशंस के वजह से भी होता है, नॉन रिपीटेटिव मोशंस के वजह से भी होता है। पर होता ज़रूर है। तो इसका एक ही तरीका है, प्रिवेंटिव मेजर्स। अगर प्रिवेंटिव मेजर्स से सही नहीं होता है तो सर्जरी। मेरा सर्जरी हो चुका है। अगर आप लोग सर्जरी वाले पेशेंट्स हैं तो सर्जरी के बाद भी क्या क्या करना डॉक्टर्स आपको बताता है। मसल्स को रीगेन करने के लिए, स्ट्रेंथनिंग करने के लिए टाइम देना होता है। उसके लिए भी मुझे 6 to 8 मंथ्स देने पड़े थे, मैंने दिया। और आज मैं खुश हूँ कि मेरा हाथ बिल्कुल सही है। तीन टाइप के सर्जरीज होते हैं, ओपन सर्जरी, परक्यूटेनियस सर्जरी, अथ्रोस्कोपी सर्जरी। अथ्रोस्कोपी और परक्यूटेनियस सर्जरी दोनों लगभग सेम सर्जरी है। दोनों में अल्ट्रासाउंड के थ्रू से ही सर्जरी का प्रोसीजर शुरू होता है। बट आपके हाथ की कंडीशन पर रिलेट करता है कि आपको कौन सा सर्जरी सूट करेगा। अगर आपका हाथ का जो पोजीशन है, मतलब आपका टेंडन का जो पोजीशन है वो ज़्यादा गड़बड़ है, तो अगर वो डॉक्टर पहले अर्थ्रोस्कोपी कर भी रहा होगा तो अर्थ्रोस्कोपी यहाँ पे भी उसने वो पॉइंटिंग डाल के वो होल बंद कर देगा, होल बंद करके ओपन सर्जरी ही करेगा। फिर अगर आपके हाथ के सिचुएशन पे डिपेंड होता है, आपके टेंडन के सिचुएशन पे डिपेंड होता है कि ये कैसे अफेक्ट होगा। अथ्रोस्कोपी सर्जरी में 1% चांस होता है आपके हाथ का हाल बिगड़ने के लिए। या तो वो इस साइड है, या तो इस पार या तो उस पार। या तो आप परमानेंटली अपना स्ट्रेंथ लॉस कर जाओगे, या तो आप परमानेंटली अपना, या तो टेम्पररी लॉस कर जाओगे। दोनों सिचुएशन है, या तो परमानेंट या तो टेम्पररी वापस आएगा। अब परमानेंट में वापस आने की चांसेस 9 के बराबर होती है, या तो टेम्पररी में हाँ के बराबर होती है कि वापस आए। तो इससे बेहतर है कि मैं आपको बोलूँ कि अथ्रोस्कोपी से बेटर ओपन सर्जरी ही है। पुरानी चीज़ें सोने बराबर, ऐसा है। तो वैसे तो ये चीज़ आपके डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं कि आपका हाथ की सिचुएशन के हिसाब से आपको कौन सी सर्जरी सूटेबल है, कौन सा करना चाहिए। पर मैं ये जो चीज़ें बता रही हूँ ना, वो डॉक्टर भी आपको बताएगा कि आपके हाथ के साथ ऐसा सिचुएशन है,
आपको इसे सर्जरी करना पड़ेगा, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं ये तक वो आपको बताएगा। ये सारी चीज़ें आपको वो बताएगा। और अगर सर्जरी से लेकर कोई डाउट हो तो यूट्यूब में सारे के सारे वीडियोस पड़े हैं, इवन आपके सर्जरी की, इवन आपके क्या बोलते हैं सर्जरी के रेटेड सक्सेसफुल रेट्स कितने हैं, सर्जरी करना अच्छा है या नहीं है उससे रिलेटेड, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक्स आ गए हैं तो सर्जरी थोड़ा सक्सेसफुल रेट में है। अभी बाहर देखा जाए तो जो स्टेरॉयड इंजेक्शन हैं वो देना डॉक्टर्स ने कम कर दिया, पीआरपी देते हैं वो। अब पीआरपी की कॉस्टिंग 10,000 से स्टार्टिंग है, और उसका रिकवरी अगर देखा जाए तो जल्दी हुआ है, तो सर्जरी नहीं करवाना भी नहीं सर्जरी नहीं होना भी एक ऑप्शन में आ जाता है। ये सर्जरी अगर नहीं करवाना चाहते तो पीआरपी लेके सही हो जाओ। पर पीआरपी यहाँ पे देते हैं टेनिस एल्बो के लिए, भोपाल में देते हैं टेनिस एल्बो के लिए मुझे नहीं पता। यहाँ पे तो जहाँ तक मुझे 2 स्टेरॉयड इंजेक्शन लगे थे। स्टेरॉयड इंजेक्शन का ऐसा है कि बिफोर 6 मंथ्स, अगर एक स्टेरॉयड इंजेक्शन आपको 6 मंथ्स में लग चुका है तो दूसरा आपको दूसरे 6 मंथ्स में ही लगेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। यह है स्टेरॉयड का एक रूल। तो मेरा निवेदन है, फिर डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि आपको ये अगर बीमारी हुई है तो आपको क्या करना चाहिए। पहली चीज़, रेस्ट करो। अगर आप कपड़े वपड़े धोते हो, इस सिचुएशन में भी कपड़े धोते हो, तो प्लीज़ अपने कपड़े स्क्वीज ना करें, अपने हाथों से ना करें जब तक आपका वो हाथ सही नहीं हो जाता। जितना भी टाइम दिया है, जितना भी डेट दिया है, उस डेट तक आपका हाथ सही नहीं हो जाता, तब तक तो प्लीज़ कपड़ा निचोड़े ना। निचोड़ोगे वापस टेस्ट पड़ेगा, वापस से वो पेन गेन होगा। अगर आप एक हाथ से मोबाइल चलाने वाले इंसानों में से हो तो एक हाथ से मोबाइल चलाना बंद कर दो, दोनों हाथ से यूज़ करना शुरू कर दो। मैं एक हाथ से यूज़ करती थी, चाहे वो मैसेजिंग करने के लिए हो, चाहे वो व्हाट्सएप चैट करने के लिए हो, चाहे वो स्नैपचैट के लिए हो, या किसी भी चैट के लिए। सो प्लीज़ एक हाथ का नहीं, दोनों हाथ का बराबर यूज़ करें। मैंने ये जो बताया वो तो डॉक्टर भी आपको बताएगा ही बताएगा। अगर आप इसके लास्ट स्टेज पे हो, सर्जरी के बारे में जानना चाहते हो, बैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर केवल हैं, वो इज़ अ बेस्ट सर्जन। उन्हीं ने मेरे हाथ का सर्जरी की थी, उन्होंने मुझे सब समझाया था। डरने की कोई बात नहीं है, माइनर ऑपरेशन होता है, और बाकी वहाँ पे जाके आपके सारे टेस्टिंग होते हैं। आपकी ईसीजी का टेस्टिंग होता है, आपके बारे में जान के आप इससे पहले कोई सर्जरी करवा चुके हैं कि नहीं करवा चुके हैं वो तक वो लोग आपसे पूछते हैं। 2-3 बार तो हर कोई आपसे आके पूछेगा, जो भी उस सर्जरी टीम का होगा, उस सर्जरी की टीम का मेंबर आपसे पूछेगा। फिर आपने क्या खाया क्या नहीं खाया, वो आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, उसके हिसाब से आपका डाइट बनता है। आपका मतलब आपको हॉस्पिटल का ही खाना खाना पड़ता है, आपको वहीं का जो दिया जाता है वो ही खाना पड़ता है। घर का जो आया है वो नहीं खा सकते, क्योंकि बीपी शूटअप नहीं होना चाहिए इसलिए। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर्स बताते हैं। आफ्टर सर्जरी आपको क्या क्या करना है, आफ्टर सर्जरी यानी 21 डेज तक आपको क्या क्या करना है। कभी कभार कुछ डॉक्टर्स होते हैं कि सर्जरी के बाद ही आपका जो हाथ का इनर प्लास्टर जो होता है, आप जिस दिन डिस्चार्ज होने वाले होते हैं उस दिन वो निकाल देता है। फिर आपको स्लिंग जो होता है, आर्म स्लिंग जो होता है, उसके साथ आपको भेज देते हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर बैंडेड रहता है, उसके साथ वो आपको घर भेज देते हैं। आफ्टर 21 डेज़ के बाद आपका नॉर्मल एक्सरसाइज होता है, वो शुरू होती है स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज। वो होने के बाद फर्स्ट वीक के बाद सेकेंड वीक में आपके स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, मसल स्ट्रेचेस वगैरह सब शुरू हो जाता है कि आप अपने मसल्स को रिगेन कर सको, वो हो जाता है।
तीसरा फिर धीरे धीरे करके ये बीमारी धीरे धीरे करके ही जाती है। अभी ओपन सर्जरी में डॉक्टर्स ने इम्प्लांट का यूज़ किया है। इम्प्लांट पहले भी यूज़ होता था जब आपका पैर का एक हिस्सा कहीं फ्रैक्चर हुआ हो या लिगामेंट कहीं टूटा हो तो इम्प्लांट यूज़ होता था, वो भी स्टील का यूज़ होता था। इसके लिए आपको दोबारा सर्जरी करके निकालना पड़ता था जब उधर मसल्स भी जाते। तो अभी जो है डॉक्टर इम्प्लांट यूज़ करते हैं प्लास्टिक का। 2 टाइप के इम्प्लांट होते हैं, एक अब्जॉर्बेबल होता है, एक डिग्रेडेबल होता है। डिग्रेडेबल जो होता है वो बैंडेड टाइप होता है, उसके 99% फास्ट रिकवरी होती है। और अब्जॉर्बेबल में धीरे धीरे करके अब्जॉर्ब करता है, जब मसल बनता है तो वो अब्जॉर्ब होता है। तो दूसरी जगह मसल बना, जहाँ जहाँ इम्प्लांट डाला वहाँ वहाँ जब मसल्स बनता है तब वो अब्जॉर्ब होकर चला जाता है, ऐसा है। और अभी अगर कहाँ जाएं, ये कंडीशन जो है बहुत ही गंदी बीमारी है। इसको लेकर सचिन तेंदुलकर ने 2020 में वर्ल्ड में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे बात की थी कि इस बीमारी का कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन तो होना चाहिए। ये सर्जरी जो है आउट पेशेंट सर्जरी होता है और इसमें यह है कि आपका जो हाथ है, जो टेंडन है, उससे रिलेटेड ये सर्जरी है। तो होता ये है कि आप एक लोकल एनेस्थीसिया के थ्रू ये सर्जरी होता है और एक जनरल एनेस्थीसिया के थ्रू ये सर्जरी होता है। अब मैं बता दूं, मुझे लोकल एनेस्थीसिया असर नहीं करता। मेरे ये दांत के जब ब्रेसेस लगने वाले थे तब उन्होंने मुझे लोकल एनेस्थीसिया इंसर्ट किया था। वो एरिया, पर्टिकुलर एरिया कि 4 दांत निकालने थे, ऊपर के 2 नीचे के 2 ब्रेसेस अटैच करने के लिए। तो ने मुझे नम कर दिया, पर मुझे तब भी पता चल गया कि मेरा दांत निकलने वाला है एंड ऑल। और एक सर्जरी भी हुआ था यहाँ पे, मेरा जो ये जो एक दांत है वो आउटर मसूड़े के बाहर आया, तो वो भी एक उसका भी सर्जरी होना था, वो भी लोकल एनेस्थीसिया के थ्रू। तो मुझे पता चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है अंदर, क्या नहीं हो रहा है, सब पता चल रहा था कि किस तरीके से लोग निकाल रहे हैं, किस तरीके से लोग खींच रहे हैं, सब पता चल रहा था। तो बाय लक कि ये डॉक्टर ने मुझे जनरल एनेस्थीसिया प्रिस्क्राइब किया, नहीं तो आई वॉज कि मुझे तो दर्द ऑपरेशन देखते ही बेहोश होने वाले में से एक हूँ। क्या करूँ, मुझे हॉस्पिटल रिलेटेड चीज़ें देखने में क्या होता है पता नहीं। मुझे बचपन से ही मुझे इंजेक्शन नाम की चीज़ से डर तो है, अब वो डर धीरे धीरे जाके कहीं ना जाके ख़त्म हुआ है। और उसके लिए भी मैं ये सर्जिकल वीडियोस को ही थैंक यू कहूँगी कि इसको देखने की वजह से कम थोड़ा तो मेरे अंदर का जो डर था वो गया, इंजेक्शन को लेके कम से कम। अब हुआ ये कि मुझे ये देखना था कि अगर हम सर्जरी करवाते तो सर्जरी कैसे होती है, क्या इसके अंदर रिमूव करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो मुझे देखना था। तो मैंने जो भी वीडियोस थे वो देखे। एक निम्स हॉस्पिटल राजस्थान का था, एक यहाँ का था, आई मीन बाहर आउटर फॉरेन कंट्रीज का था, फॉरेन कंट्री का था। मैंने वो सारे वीडियोस देखे, मैंने अपने मम्मी पापा को बताया मम्मी सर्जरी ऐसे होता है, ऐसे ये लोग इसका प्रोसेस करते हैं। तो सक्सेसफुल है, मुझे लगता है कि मुझे कर लेना चाहिए। मैंने अपने घर वालों को दिखाया, दे वर सेटिस्फाइड। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने भी मुझे बताया कि सर्जरी इस प्रोसीजर से होता है। तो मुझे बोला कि आपने देखा ही है कि कैसे होता है, आपने वो वीडियोस देखे होंगे, तो जब देखा ही है तो ये इस तरीके से होता है। तो ऐसे करके मैंने वो वीडियोस देखी, मुझ में एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ओके मैं सर्जरी करवाऊँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ गई,
9th को मैं एडमिट हुई, 10th को मेरा सर्जरी हुआ, 11th को घर वापस। मुझे वहाँ एक एडिशनल डे स्टे करना नहीं पड़ा। अब ये था मेरा सर्जरी एक्सपीरियंस। मेरा सर्जरी एक्सपीरियंस गुड था, सक्सेस था। पर सर्जरी हो गया है या कुछ हो गया है, इट्स ओके ओके नहीं चलता है बॉस। सर्जरी के बाद भी आपको अपने हाथ का एक्सरसाइजेस कंटिन्यूस रखना है। सर्जरी के बाद अगर आप नहीं चाहते कि वापस आए, तो सर्जरी में एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। सर्जरी के बाद, सर्जरी हो गया फिर भी कुछ मंथ्स के बाद भी आपको ध्यान, मंथ या कुछ ईयर के बाद भी आपको ध्यान रखना है, अगर आप रश ड्राइविंग करने वालों में से हैं तो रश ड्राइविंग ना करें। आपका जो एरिया टेनिस एल्बो अफेक्टेड एरिया है, उस एरिया को लेके रश ड्राइविंग ना करें। अगर वहाँ एक्सीडेंट हुआ, अगर उस एरिया में फिर से कुछ भी हुआ या एक्सीडेंट हुआ, संभलना बहुत मुश्किल है, संभलेगा नहीं और बिगड़ जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अगर गाड़ी ज़्यादा से आराम से चलाएं, रश ड्राइविंग ना करें, भीड़ भाड़ ना बढ़ाएं, धक्का मुक्की ना हो। अपने उस हाथ को इतना संभालना है ऑपरेशन के बाद भी, बचा के जितना बचा के उस हाथ को चल सको उतना बचा के उस हाथ को लेके चलना है। इतना बचाओ कि उस हाथ को आप कभी कोई इफेक्ट हो ही ना। आप जिम जा रहे हो, सुबह अपने घर में, अगर शाम को जा रहे हो तो सुबह अपने घर में वो एक्सरसाइज कर लो। शाम को जा रहे हो, सुबह अगर जा रहे हो तो सुबह भी अपने हाथ का एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद ही जिम नहीं जाओ, वेट वगैरह लिफ्ट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, उसके बाद ही जाओ। उसके बाद जाने के बाद आप वापस घर आ रहे हो, आइसिंग करो उस एरिया पे। वो थोड़ा उस एरिया को, क्योंकि जब हम जिमिंग करते हैं तो उस एरिया में स्ट्रेस तो पड़ता ही पड़ता है, उसको रेस्टिंग में लाने के लिए आइसिंग करो, थोड़ा रेस्ट दो उस हाथ को, ये सब करो। अभी ये जो है सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने की वजह से हुई थी, 2005 में हुआ का सर्जरी हुआ, सर्जरी हुआ सक्सेस, तो वापस आ गया। मतलब तरीके का ये है कि प्रिवेंटिव मेजर्स इफेक्टिव हैं, सर्जरी से भी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। सर्जरी भी अभी इफेक्टिव होने लगा है, अब जाके देखा जाए तो सर्जरी भी इफेक्टिव है। सर्जरी करने का लोगों को नहीं आया है, अभी तक का डेटा ऐसा है। इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, यूट्यूब पे सारी चीज़ें दी गई हैं, एल्बो से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सब बताया गया है, आप जाके देख सकते हैं। ऐसा है, इसके जो कॉसेस हैं टेनिस एल्बो के, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी है, जो टेंडन का ओवर यूज होने के वजह से टेंडन की जो हीलिंग प्रोसेस है उसको फेल कर देता है। और अगर एडिशन में कहा जाए, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस पीस ईसीआरपी मसल्स जो है ना, आपके ईसीआरपी मसल्स सबसे अंदर होते हैं, वो मसल एक की रोल प्ले करता है। की रोल मतलब वो एक मेन हिस्सा ही है उस एरिया, अपने हाथ का एक मेन एरिया है, वो एक मेन मसल है, वो जो बीमारी में सबसे ज़्यादा सबसे पहले टेंडन और ईसीआरपी मसल्स ही जाते हैं, की रोल प्ले करता है। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो सजेस्ट किया गया था कि जो टेनिस एल्बो का जो प्राइमरी कॉज होता है वो ओवर एक्सर्शन के वजह से होता है। तो हाउएवर जैसे भी हो, स्टडी से शो किया कि ये जो ट्रॉमा है वो डायरेक्ट जो है आपके एपिकॉन्डाइल में ब्लो करती है, मतलब वो पेन एपिकॉन्डाइल में ही सबसे पहले उगता है, ब्लो होता है। और वो भी क्या कब होता है, जब सडन फोर्सफुल पुल किया गया हो। किसी भी अगर रैकेट स्पोर्ट्स करते हो तो एकदम झटके से मारोगे तो जो झटका लगता है ना, वो फोर्सफुल पुल की वजह से भी होता है, या फोर्सफुल एक्सटेंशन के वजह से ये जो इंजरीज हैं ये होती हैं। या तो मिस हिटिंग कर देना,
या टेनिस एल्बो के जो अर्ली स्टेज में जब हम लर्निंग करते हो स्पोर्ट्स को लेके, उससे जो शॉक आपके एल्बो के जॉइंट में पड़ता है या वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उस कंडीशन को, उसकी वजह से होता है। मल्टीपल एस्पेक्ट्स भी हैं टेनिस एल्बो के कि ये क्यों कॉज हुआ। प्लेयर जब डेवलप करता है टेनिस एल्बो, टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव की वजह से, अगर आपने बैक हैंड प्रोसीजर से बैक हैंड विथ योर एल्बो की वजह से कुछ किया हो, आपके बैक हैंड जो एल्बो उसके एक्सिव यानी प्रोनेशन सुपरनेशन, उसके वजह से कुछ किया हो, फोरआर्म, ये प्रोनेशन का फॉर्म, प्रोनेशन मतलब सामने, सुपरनेशन मतलब पीछे, उसके वजह से अगर टॉप स्पिन कुछ किया हो, फोरहैंड का कुछ एक्सेसिव फ्लेक्शन जो रिस्ट पर तक गया हो, उसके वजह से भी होता है। अब इसका जो पैथोसाइकोलॉजी है, हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स जो है, जो ग्रैन्युलर टिश्यू होती है, जो माइक्रो रप्चर होता है, डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, इसमें कोई ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन का कोई कॉज नहीं बताया गया। अगर लॉन्गिट्यूडनल सोनोग्राम में देखा जाए तो लेटरल एल्बो जो है वो डिस्प्ले करता है थिक हेट्रोजेनिटी जो कॉमन एक्सटेंशन टेंडन की होती है, उसकी जो कंसिस्टेंट होती है, जो टेंडनाइसिस कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड रिवील करता है उसका कैल्शिफिकेशन को। इंट्रा सब्सटेंस टीयर यानी जो अंदर के जो टीयर है जो दिख रहा है उसको, लेटर एपिकॉन्डाइल की इरेगुलरिटी को जब वो झलकाता है तब वो टर्म कहता है एपिकॉन्डाइलिटिस, और उसको फ्रीक्वेंटली जब डिस्क्राइब किया गया तो वो डिसऑर्डर हो गया। डिसऑर्डर होना या तो हिस्टोपैथोलॉजिक फाइंडिंग्स जो स्टडीज में डिस्प्ले हुई, इसका कोई एविडेंस नहीं था कि कोई एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से ही ये हुआ गया है। इसके स्टडीज में बताया गया है कि जो डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि ये जो कंडीशन है, ये जो रिजल्ट है, वो टेंडन के धीरे धीरे डिग्रेड होने की वजह से, डीजेनरेट होने की वजह से, या तो जो नॉर्मल टिश्यू है उसका डिसऑर्गेनाइज्ड होना किसी और कोलेजन से, या उसका रिप्लेस हो जाना नॉर्मल टिश्यू से, तब ये बीमारी आई। अब ये कैसे फाइंडिंग्स की इन लोगों ने, कलर ड्रॉपलेट जो अल्ट्रासाउंड का है वो रिवील किया कि स्ट्रक्चरल टेंडन की चेंजेस में और वैस्कुलरिटी और हाइपोइकोइक एरियाज जो करस्पॉन्ड करते हैं इस एरियाज को, जो पेन एक्सटेंशन ओरिजिन में होता है, उसके वजह से भी ये बीमारी का अकरनेस होना है। तो ये बीमारी अगर आप अपने लाइफ में नहीं चाहते हैं, आप अपने हाथ का सपोर्ट यूज़ करो, अपने हाथ को सपोर्ट दो। अगर आप लिख रहे हो तो कम से कम सपोर्ट दो, ऐसे रख के लिखो। अगर ये धीरे धीरे करके बाहर की ओर खिंच भी रहा है तो वापस अंदर लाओ और लिखो। अगर वर्किंग वुमेन है या कोई है, जल्दी जल्दी कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अपने हाथ को आराम से रख के धीरे धीरे, तो ये बीमारी अकर नहीं करेगी। अगर अकर कर गई है तो प्लीज़ बेस्ट डॉक्टर को ढूंढिए, बेस्ट डॉक्टर से मिलिए, यहाँ पे देखिए। ज़रूरी नहीं है कि ये रिपीटेटिव मोशंस की वजह से ही हो, या आपके अंदर से होने वाले स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, और स्मोकिंग इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस हेल्थ तो बोलते हैं, लिखा हुआ है, फिर भी लोग क्यों नहीं सुनते हैं, आई डोंट नो। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एंड तम्बाकू ईटिंग इज इंजूरियस हेल्थ है ही, हम लोग क्यों नहीं सुनते हैं वो बात अलग है। पर मोस्टली ड्रिंकिंग का तो इसमें कोई बताया नहीं गया, स्मोकिंग का बताया गया है और ऑब्सिटी का बताया गया। तो जब ये सब बताया गया है तो प्लीज़ एक बार इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अपने हाथ के सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए बेस्ट डॉक्टर ढूंढो। जो भी डॉक्टर बोलता है वो करो, जो भी पेन किलर्स लेने को बोलता है वो लो, बेस्ट थेरेपिस्ट के पास जाओ, जाके मिलो। आपको पता है कि आपकी सहने की शक्ति कितनी है, आपको भी पता है, तो प्लीज़ वैसा कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर मेरा ये वीडियो आपको टेनिस एल्बो से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।